आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का जो सेकेंड बुक है बरनी का, उसका चैप्टर 3 देखेंगे जिसका नाम है माँ, जिसको लिखा ईश्वर पेटनीकर जी ने। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर पेटनीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार है। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पककर एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। साहित्य के अलावा श्री पेटनीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से संभार संग्रहित है। अब देखिए शुरू करेंगे, हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। ऊपर में जो था ईश्वर पेटनीकर के बारे में 5 लाइन लिखा हुआ था, ठीक है ना। और इसको जो है हिंदी में लिखे हैं किसने? गोपाल दास नागर ने, क्योंकि ईश्वर पेटनीकर ने इन्हें गुजराती में लिखा था। अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। तो देखिए ये एक माँ और उसकी पागल बेटी की कहानी है कि किस प्रकार से एक पागल बेटी थी, फिर भी माँ जो है उसको किस प्रकार से प्यार करती थी। तो देखिए, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते, तब उनकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या परी है, अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर आने जैसा ही यह कहा जाएगा। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता भी नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, आखिर माँ तो माँ होती है। ठीक है ना। दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती और जीवित भी होती तो भी ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर तो नहीं होता। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई थी, यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्यौछावर था। इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पौत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र बधुए कसमसा जाती। दोनों बहुओं को पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री यानी देखिए उसके बेटे को तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसकी बहुएं जो थी वो यानी बार बार कहती कि क्या अपने पोते के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं है और अपनी पागल बेटी को हमेशा छाती से लगाकर रखती है। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बरबराकर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पागल हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी ना आए। वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बात सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखे। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना ना रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभीयों के पाले पड़ेगी, तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुककर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है।
अस्पताल में रखने से पागल पर दूर होने का नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियाँ एक बार भी खाने को ना दे ऐसी ओछी नहीं है। अब देखिए, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती, तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती। अस्पताल गौशाला होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप से आए तो, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। स्वार्थ से सभी सगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे, क्योंकि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं थी, इसलिए वे मौन थे। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखा था। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। शिलाजीत बेचने वाले या हिंग बेचने वाला मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं इसका दावा करते। माँ जी मानती कि 1000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता, इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है वह ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे, इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह हो गया था। मंगू पागल ना होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तिया उसे देखने के लिए ही हाँ कर दे। मूर्तिया का मतलब बर यानी दूल्हा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती। कमू, मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। फिर मंगू के विवाह में वे किस लिए पीछे घूमकर देखे। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न होकर माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे पारायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को उंगली से कुरेदते नजर आती। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती है वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा। मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी की आशा भरा अगहन का महीना आ गया। फिर मंगू अच्छी तो ना हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय के पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान ना रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य। कुसुम को दवा खाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता है वह झूठ थोड़े। ये
इसके साथ उसकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हों वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ वैसा समाचार मिला, उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है। इतना ही, यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया, फिर भी एक आध महीना रहे तो अच्छा। ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया था। वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा था। सबसे आगे माँ जी थी। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देखी माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगे, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखे, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, चुपचाप वह बैठे लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया, उसे पास बैठाकर अस्पताल के हाल चाल पूछना शुरू किए। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स क्या रह ही नहीं सकते। ऐसी उनकी मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। नर्स या डॉक्टरों को कोई पागल चाटा मार दे तो भी वे लोग उस पर नहीं खींचते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई, नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवा खाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा। तो वह किसे पता, इतने उपचार कर देखे तब एक और सही, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं ला जा सकती क्या। अंत में मंगू को दवा खाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय लिया। इसलिए बड़ी पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिखवाया। फिर भी यह निर्णय किया तब से उनकी नींद भी उड़ गई थी। जैसे वह हार कर यह काम कर रही थी, ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवा खाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। बहुएं चाकरी नहीं करेगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें ना दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर घर दिखते हैं, इसीलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक नहीं दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी और उसका पागलपन मिट जाए या ना मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाएं तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तर हो जाता। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई। माँ जी नींद में से चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ। अब आगे चलते हैं। देखिए, हृदय और दूने वेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाना में भर्ती करना पड़े। रात में मैं उसे कितनी बार ही उड़ाती हूँ, दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुँचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेलकर बोझ उतारना चाहता है। ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुँचता, कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही ना थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका। तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में ना जाए तो अच्छा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे या उनसे सहन
नहीं होगा, पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेगी नहीं तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। इसलिए विवश हो वह जाने को तैयार हुई, पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। नज़र मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी भी तरह उखड़ती ना थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों का रंग जी भरकर देख रही थी, भाव में आ गई हो जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कटकर रह गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करते हैं। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव करती माँ जी ड्योढ़ी से फिसल गई। हृदय कलकुला उठा। अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी ना हुई। पुत्र का हृदय भी भर आया था। माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी हिम्मत उसमें नहीं थी। जितना विलम्ब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पाँव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें किए बिना लथराकर पाँव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया, दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में करबा घुट हृदय में पीकर घुटने पर हाथ टेक हुए खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो 1 महीने में ही लकड़ी जैसी हो जाएगी। वहाँ तो जानवरों की तरह जितना दया उतना खाया बस। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है, पांव पकड़कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती है ना, पहनना ओढ़ना हो, इसीलिए अधिक आदमी घर में पोसाता है नहीं। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? माँ जी को यह घाव असह्य हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुंध गया, शर्म से आंखें झुक गई। साथ साथ सर झुकते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यस्त हो गया। अब आगे देखिए, चलते हैं। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही है, फिर अस्पताल वाले को क्या दोष दिया जाए। माँ जी यदि अकेली होती या लड़के को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सखी संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहा था। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह निपट पड़ी थी और बगल में खड़ी हुई बाढ़ की परिचिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनियाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। उस पागल स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खिजे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेटर्न आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ को संतोष हो, इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने को कहा। मेटर्न ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच ही में माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं। इतना कहते हुए उनका कंठ भर आया और वाक्य अधूरा ही रह गया। दूर खड़ी
परिचारिकाएं निकट दौड़ आई, एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएंगी। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना, इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीने में सो रहेगी तो वायु हो जाएगी। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह देखना जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते, तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुलता। इस अवसर का लाभ उठाकर माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त ब्यालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। मांग की, मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दे। मेटर्न ने कहा, अंदर किसी भी देखने जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह दुनिया देख रही मंगू माँ जी की बगल में डबकी, सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेहमय बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उनका स्वर फूट पड़ा, मरने के समय जैसे एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से चौधार आंसू बह चले, ऐसे रुद्रन से अभ्यस्त हो गए। डॉक्टर, मेटर्न और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए, दीवारें भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो, यह वहाँ किसी ने नहीं देखा था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया हुआ दरवाज़ा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू कलेजा काँप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही हूँ, ऐसा मानिएगा। अधेर बै की बांधव्य में विधवा हुई मेटर्न ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इनकी नई माँ हूँ। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भर आया। मेटर्न ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो तो दाल में। माँ जी की करुण आँखों की तरफ नज़र करने की मेटर्न की शक्ति लुप्त हो गई हो, वैसे ही वह नीची दृष्टि किए हुए ही बोली, अच्छा। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठ विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु है, भले ही ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर न जाने दिया था, इसलिए संदेह रह गया कि हमें अच्छा ना लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें ना जाने का नियम बनाया होगा ना।
इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुना दरवाजा भूत की तरह घूमती, गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें ना देखकर रोती हो वैसी आवाज़ सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में 11:15 बजे घर आई, तब उनकी राह देख पड़ोसिन जो उनके कुटुंब की ही थी वह जाग रही थी। उसके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिए। स्वजन की मृत्यु का घाव ताज़ा हो तब जैसा आग्रह करने वाले की जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसन ज़्यादा खींचतान ना कर सकी। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज ही रहा था। मंगू इस समय क्या करती होगी, पल पल में यही विचार करके उनके हृदय को बेध रहा था। कितनी ठंड है, उसे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्राक और बिछौना बदला होगा। जैसे मंगू उनकी बात सुन रही हो, जैसे वह बोली, बेटा पेशाब ना करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्रॉक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बरी हो गई, फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए रहना ना पड़े। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लगता था। मन में हुआ, मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। उसके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता ना थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा हुआ था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस, वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं ना कर सका तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मलमूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता, पर वह शांत पर गई लगी, इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलकें गिरा ली। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज़ गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे बेद डाले वैसा चीखे माँ जी ने मारना शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी दौड़े आए। चक्कियाँ और मथनियाँ रुक गई। जिसने सुना वही दौड़ा आया और जो आए वैसे ठिठक गया। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। यानी क्या, माँ भी मंगू की तरह पागल हो गई थी। ठीक है ना। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा तीसरा कहानी था क्लास 10th का, दूसरा पुस्तक वर्णिका का। इसके बाद हमारा 2 चैप्टर और बचेगा, एक नगर और एक क्या, एक शायद अंतिम होगा धरती क्यों घूमती है, सॉरी धरती कब तक घूमेगी। तो एक एक करके यानी आपको ये दोनों भी पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।